नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चले दोस्तों, आज की कहानी के सफर पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संदीप। आज संदीप की ये कहानी साल 2009 की है। उत्तर प्रदेश में अब काम करते थे संदीप ऑफिस में, और उनके साथ में अब उनकी एक मित्र भी थी जिनका नाम था नीलम। दोनों हम उम्र थे। ये जो जॉब था ना, संदीप ने खुद ही नीलम को लगवाई थी, लेकिन इससे पीछे कुछ अब घटना घटी थी। चलिए हम इस कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं संदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम संदीप तो आप जान ही चुके हैं, और बाकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिल चुकी। एक मेरी मित्र थी, नीलम नाम था उसका। उसके साथ एक घटना घट रही थी। जब नीलम ने उस घटना को जिक्र किया ना, तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि आज के साइंस के युग में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और नीलम कैसी अंधविश्वास वाली बात कर रही है। वो बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। लेकिन जब नीलम ने रो रो के पूरी दास्तां सुनाई ना, तो मैं एकदम सहम सा गया था। ये कैसा हो रहा है भाई? साइंस के युग में हम कितना अब भूत प्रेत के दुनिया में जा रहे हैं, अंधविश्वास में घुस रहे हैं। ये नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे नीलम ने बताया, मैं तो उसकी कहानी सुन करके दहल चुका था। बात 2 साल पहले की थी। तब मेरी नीलम से कोई दोस्ती वगैरह नहीं थी। हम एक ही मोहल्ला में रहने वाले थे, और मैं अपने काम से मतलब रखता था। नीलम भी ऐसी ही थी, ज़्यादातर इधर उधर घूमना पसंद नहीं करती थी, अपने काम से मतलब रखती थी। लेकिन एक उसी मोहल्ले में एक लड़का था, बहुत ही शरारती, और एक नहीं, उनके साथ में 2-3 लड़के रहते थे, जो आती जाती लड़कियों पर फप्तियाँ कसना, छेड़ना उनका मुख्य पेशा ही था। उसके बगैर उनकी रोटी हजम नहीं होती थी। अचानक उस लड़के का नज़र नीलम पर पड़ती। नीलम बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नीलम बहुत ही खूबसूरत, जवान, सुशील लड़की थी। किसी से ज़्यादा बोलचाल रखती नहीं थी। कोई राम राम करता तो राम राम कर देती, नहीं तो अपने रास्ते पर तो अपने रास्ते पर, वही हिसाब था उसका। वो सिलसिला जो था ना, उस बदमाश लड़के का अब चलता ही रहा। अब वो यहाँ तक उसका घर तक, नीलम के घर तक पीछा करने लगा था। नीलम को कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन नीलम जो थी ना, डांट डपट करके उसको भगा दिया। अब ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया कि कहीं उनकी बदनामी ना हो। खासकर ऐसा ही होता है। मामला एक तरह से निपट चुका था। और वो जो लड़का था ना, सारा नशा करने वाला था। ऐसा कोई नशा नहीं था जो करता ना हो। अब उसको एक ऐसी बीमारी लग चुकी थी, असाध्य बीमारी, और उसका इलाज अब करवा रहा था। लेकिन वो बीमारी आखिरी स्टेज पर थी। लेकिन उसकी हिम्मत इतनी थी कि उस जगह, उस बीमारी में इतनी स्टेज पर रहने के बाद भी कभी कभी नीलम से टकरा जाता था। कहता था कि मैं बहुत तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। नीलम वहाँ से भागना ही उचित समझती थी, और चुपचाप बिना जवाब दिए उससे दूर भाग जाती थी। मुड़ मुड़ के देखती कि वो लड़का पीछा तो नहीं कर रहा है, लेकिन जब संतोष होता था कि अब वो पीछा नहीं कर रहा है। अब इसके बाद उस लड़के से नीलम बहुत बचने की कोशिश करने लगी, और उसके बाद वो लड़का एक तरह से गायब ही हो गया। नजर ही नहीं आ रहा था मोहल्ले में। अब मोहल्ले में जो थे सब सुख शांति में थे। चलो, आवारा लड़का कहीं भाग गया होगा, चला गया होगा। लेकिन वह हॉस्पिटल में एडमिट था। अब जो उसकी बीमारी थी, अब बीमारी के लपेटे में आखिरी चरण में था वो। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश किया कि बचाया जाए, लेकिन कोई दवाई, कोई अब काम उसको नहीं आया। आखिर उसकी मौत हो गई। मुझे भी उसकी बात को पता चला था। मैं भी अफसोस जाहिर कर रहा था कि वो मेरे साथ कभी मिलता था तो राम राम करता था। बस इतने भर की दोस्ती थी। मैं जानता था कि ये लड़का कोई दूसरी कैटेगरी का है, मुझसे इससे ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। हाँ, मैं उससे कन्नी ही काटता था, लेकिन कभी कभी मेरे रास्ते में भी आ जाता था। हाल चाल पूछता था, भैया कैसे हैं आप। बड़ा बोली में मिलनसार था। अब बोली भी बहुत मीठी थी उसकी। एक नज़र में कोई भी उसको बदमाश कह नहीं सकता था।
ऐसी कोई खास बदमाशी भी नहीं था, बस वो ना जाने उसका क्या एक तरह से बीमारी थी, लड़कियों के पीछे चक्कर काटने का। खैर, जब पता लगा ना नीलम को, तो बड़ी अब एक दुख तो हुआ। चलो लड़का अब ठीक हो जाता तो बढ़िया था, भगवान ने करे कि कोई ऐसा मौत मरे। अब अफसोस जाहिर करना ही था। जो भी सुना, लड़का जवान था, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। लोगों के मन में प्रति एक अब सदमा सा लग गया था। लोग भी सुनता तो अब वो सदमे में आ जाता, अरे कैसे हो गया, कब हुआ, सब लोग पूछते रहते थे। आखिर वो चैप्टर ख़त्म ही हो चुका था। 1 साल हो चुका था। अब मैं ऑफिस में काम करता था। मेरी ऑफिस में ही वो लड़की नीलम इंटरव्यू देने के लिए गई थी। अब मुझे देख करके वो पहचान गई। अब कहने लगी, सर आप यहाँ पर? मैंने बोला, हाँ मैं तो यहाँ अब काम करता हूँ, इस पोस्ट पे हूँ। और तब वो कहने लगी, मेरी मदद कीजिए ना, मुझे थोड़ा अपने ऑफिस में ज्वाइन करवाइए। मैं जानता था कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है। अब मैं सब कुछ उसको रटा दिया था। अब मैं जो इंटरव्यू लेने वाला था और उसको भी समझा दिया था कि भाई मेरी मोहल्ले की लड़की है और ये जॉब करना चाहती है, ईमानदार लड़की है, पढ़ी लिखी है, तो इसको सेलेक्ट करो कैसे भी। अब वो मेरा प्रेशर समझिए या कुछ और, आखिरकार उसकी अब सिलेक्शन हमारे ऑफिस में हो गया था। और तब से मेरी उसकी दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर हम एक दूसरे के प्यार में आ चुके थे। अब वो मेरी भी ख्याल रखती थी, मैं उसका भी ख्याल रखता था। लेकिन अभी हम शादी के पोजीशन में नहीं पहुंचे थे। हाँ, मैं तो कहता था कि हम लोग को शादी कर लेना चाहिए, लेकिन नीलम कहती थी कि नहीं, अभी थोड़ा रुकते हैं, टाइम पास करते हैं, और मैं भी थोड़ा अब मन को अपना तैयार कर लूँ, और आखिरकार हमें शादी के बंधन में तो बंधना ही है। अब मैं उसकी बात को समझता था। अब मैं कहता, ठीक है, जब तुम हाँ कहोगी तब ही हम अपने माँ बाप से बात करेंगे। इसी बीत 2 दिन वो ऑफिस नहीं आई। मुझे खटका लगा था। आखिरकार बातचीत हुई उससे, बड़ी उदासी वाला अब बात कर रही थी, जैसे वो रो रही हो, ऐसे मुझे उसके अब शब्द सुनाई दे रहे थे। और तब मैं उसको कहने लगी, बात क्या, बीमार हो या कुछ तुम्हारे साथ में कुछ घटा है क्या, तुम्हारे परिवार में किसी ने तुम पर अब ऐसी वैसी बात तो नहीं किया है। मुझे यही खटका था, कहीं मेरे प्रेम के बारे में उन लोग को पता तो नहीं चल गया। लेकिन जब लड़की कहने लगी, संदीप ऐसे नहीं, जब हम मिलेंगे ना तब मैं पूरी बात बताऊंगी। मैं कहने लगा, तुम जितना जल्दी हो सको मिलो, अब मुझे तो रहा नहीं जा सकता था। आखिरकार तीसरे रोज वो ऑफिस आई। बड़ा उदास चेहरा था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैं उसकी ये हालत देखा ना तो मैं खुद सहम गया। आखिर नीलम, तुम्हें हुआ क्या, तबीयत खराब थी या कुछ और बात थी? और तब कहने लगी कि मुझे अब मैं जो कुछ कहूँगी तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। मैं कहने लगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्यों नहीं करूँगा तुम पर, तुम अपनी बात तो कहो, आगे तो रखो। और तब वो जो बात बताने लगी ना, वाकई विश्वास करने लायक था भी नहीं। वो कह रही थी कि मैं 2 दिन से 2 रात से मैं सही ढंग से सो नहीं पा रही हूँ। और वो कहने लगी कि जब मैं सोई थी रात को, मैं अकेले ही अपने बेडरूम में सोती हूँ। अब मैं गहरी नींद में थी, आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था। और तब मुझे लगा कि मेरी चादर का कोई खींच रहा। मेरा नींद टूट गया, कौन हो सकता है, मैं डर गई। दरवाज़ा बंद था। अब मैं देखा तो दहल गया। सामने देख रही हूँ तो वही लड़का जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी थी, और जो मेरे से प्यार करता था, पीछा करता था, फप्तियाँ भी कसता था बहुत पहले, और वही मेरे कमरे के अंदर में खड़ा, और भी मेरे बिस्तर के ऊपर में मेरी चादर खींच रहा। सही कहूँ ना, उस टाइम मुझे लगा कि मैं भयानक सपना देख रही हूँ। मुझे ऐसा ही लगा। मुझे लगा कि मुझे आंखें बंद कर लेना चाहिए, और मैं जब सो के उठूँगी ना तो ये सब भयानक सपना टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं। चादर में ओढ़ लिया, अब फिर वो चादर खींचा ना, तब मैं जाग गई थी, पूरा होशो हवास में थी। हाँ, मैं जो देखी वही लड़का मेरे सामने में खड़ा है और मुस्कुरा रहा है।
उसकी मुस्कुराहट देख करके मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं तो बेहद डर चुकी थी। कहने लगे तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? तुम तो मर चुके थे ना, तुम्हारी तो हॉस्पिटल में मौत हो गई थी ना फलानी बीमारी में। लड़का मुस्कुराता रहा, कुछ बोल नहीं रहा था, लगातार मेरी तरफ घूरता जा रहा था। मेरी तो हालत खराब थी। मैं पलंग से उतरना चाहती थी, लेकिन मेरे में वो शक्ति थी ही नहीं। जैसे मेरी शक्ति को किसी ने निचोड़ लिया। मैं बस पत्थर की मूरत की तरह बन गई थी। मैं भाग नहीं सकती थी, न मैं चिल्ला सकती थी। बस मैं उसके सामने अब ऐसे ही देख रही थी, जैसे मेरे आगे अब पीछे अब कोई हो ही नहीं। मैं ऐसी जगह पर फंसी हुई हूँ। तब वो लड़का कहने लगा कि तुम मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुझे भूला नहीं हूँ। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम क्या कहती हो? तुम मुझसे प्यार करोगी या नहीं करोगी? मेरी तो ऐसी ही बोलती बंद थी। जब वो लड़का मेरे सामने खड़ा होकर के ऐसी बात बोलने लगा तो मेरी हालत और ख़राब हो चुकी थी। मैं बेहद डरी हुई थी। मैं एक भला भूत से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ, और भी प्यार जबरदस्ती का सौदा तो नहीं है। तब मैं कहने लगी नहीं नहीं, किसी हालात में नहीं, मैं किसी भूत लड़की से प्यार नहीं कर सकती। अगर तुम जिंदा भी रहते ना, मैं भी तुम्हारे पास नहीं आती। मैं गुस्से में थी, मैं डरी भी थी। तब वो लड़का कहने लगा अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी लौटूंगा। देखो मैं तुम्हें पा के रहूँगा। जो तुम चाहो कर लो, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। उसने खुला चैलेंज देके गया। अब इसके बाद वो जैसे हवा में गायब हो चुका हो। मेरी तो अब चीखें निकलने शुरू हो गई। मैं डर गई। अब मेरे जो गार्जियन थे ना, मेरी माँ तो रहती थी गांव में, लेकिन यहाँ मैं रहती ना कॉलोनी में अपने भैया भाभी के साथ में। जब मेरी चीखें भैया भाभी के कानों में पड़ा ना, तो भैया भाभी को भेजे कि देखो नीलम रो रही है, चीख रही है, क्या जाने उसके साथ क्या बात है, तुम जाओ देखो मेरी बहन के साथ क्या हो गया है, कोई बुरा सपना तो नहीं देखी। मेरी भाभी पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है। मैं भाग के दरवाज़ा खोलती हूँ। भाभी सामने है। भाभी से मैं लिपट जाती हूँ। भाभी मुझे संभालती है, कहती है नीलम शांत हो जाओ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? तब मैं कहने लगी नहीं, सपना बुरा नहीं देखा, मैं ऐसा चीज़ देखा हूँ कि आप यकीन नहीं करोगी। अब फिर मैं पूरी कहानी बताने लगी। मेरी कहानी सुन करके भाभी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कहने लगी अरे नीलम ऐसा हो जाता है, अब तुम नींद में थी, तुम्हें क्या पता कि तुम सपना देखी हो या रियल टाइम में। अरे वो सपना ही होगा, भूल जाओ उसको और चलो सो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ, कोई बात हो तो मुझे आवाज़ दे देना। भाभी मुझे समझा के चली गई। अब इसके बाद मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करती हूँ, लेकिन डर इतना लग रहा था कि मैं अकेला कमरे में रहने नहीं चाहती, इतना खौफ में रहती हूँ। लेकिन उसके बाद वो लड़का दोबारा नज़र नहीं आता है। आखिरकार मैं अपने आप को संभालती हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। जरा से भी खटका होता है ना, मुझे लगता है कि वो लड़का लौट आया, मेरे साथ अब कुछ बुरा करने वाला है। मैं खौफ में भर जाती थी, लेकिन वो मेरा बहन था, लड़का लौट के नहीं आया। सुबह में मेरी अब नींद खुली थी। जब सोने के बाद में मैं अभी भी खौफ में थी, चेहरा पीला पड़ा हुआ था, और मैं भाभी को सुबह में बताई कि भाभी मैं जो आपको बता रही हूँ ना, शायद आप विश्वास नहीं कर पा रही है। एक मेरे साथ में कोई भयानक सपना नहीं था, जो कुछ मैं देखा महसूस किया सब कुछ सच था, रियल टाइम में ही सब चल रहा था। लेकिन भाभी कहाँ समझने वाली थी। अब इसके बाद अब ये जानकारी मुझे तो उस टाइम मिला नहीं। नीलम की बात मेरे से हो नहीं पाई थी, और नीलम अब उस चीज़ को अपने आप ही छुपा के बैठ गई थी। किसी से कुछ नहीं कहा, मुझसे भी नहीं कुछ कहा। अब फिर अगले दिन भी उसका वैसी ही हालत था, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। और फिर मैं जब उससे पूछने लगा, तब उसने बताना शुरू किया। मुझे यकीन नहीं था इस बातों पर, इन शक्तियों पर। अब मैं कहा कि देखो तुम जाके मंदिर में भगवान से प्रार्थना उतना कर लो, ये बुरा सपना है, ऐसा कैसे ही हो सकता है,
मरा हुआ इंसान कभी लौट के नहीं आता है। अब वाकई में सब कुछ सही हो गया था। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना गुजर चुका था। अब नीलम भी बिल्कुल शांत हो गई थी और उसको भी लगा कि सब कुछ जीवन में सही हो गया है। मैं भी भूल गया उस घटना को। अब मैं तो उस घटना को मानता ही नहीं था। मेरा तो मत ये था कि जो कुछ हुआ है सपने में हुआ है, जैसे उनकी भाभी का कहना था। अब मैं भी उन्हीं की बात पर अब सही था कि भाभी सही कह रही हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई मरा हुआ इंसान, वो भी जो 1 साल पहले मर चुका है, और जिंदा कैसे हो सकता है। 2 महीना बीतने के बाद जब 2 दिन नहीं आती है लड़की, मुझे चिंता होने लगती है। अब फिर मैं फ़ोन करता हूँ और तब उसकी वो सहमी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 2 दिन के बाद मैं फिर उससे मिलता हूँ, ऑफिस में आती है। और जब वो कहती है कि देखो ये सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। वो लड़का मेरे कमरे में आया, मैं उसको महसूस किया, लेकिन मैं अपनी आंख भी नहीं खोल पाई, ना हाथ पैर चला पाया। मनमर्जी अब मैं कुछ याद भी नहीं है। और उसके बाद मैं सो चुकी थी, जैसे मैं बेहोशी में हो चुकी हूँ। जब नीलम ने ये बात बोला ना, वाकई यकीन नहीं हुआ था। मुझे लगा कि ये पहले जैसी घटना है और ये भयानक सपना आ रहा है। मंदिर में जाने के लिए बोल दिया कि जाओ बजरंगबली के मूर्ति के पास मत्था टेको, सब कुछ सही हो जाएगा। बुरा जो सपना है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है, कोई मरा हुआ इंसान लौट के नहीं आता है। ऐसा आज तक हुआ नहीं है। मेरे समझाने बुझाने के बाद वो मंदिर में गई थी, लेकिन उसी रात को फिर वही घटना उनके साथ में दोहराया जाता है। वो लड़का आधी रात में कब आ जाता है नीलम के बेड पर, पता ही नहीं चलता है। नीलम हैरान परेशान रोती रही, अपनी भाभी को बताया। भाभी ने वही बात बताया जो मैं बता रहा हूँ। ये सब सपना है, ये बुरा सपना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आखिरकार जब नीलम को मैं समझा, जब उसकी दुख तकलीफ जाना, और जब उसने बोला कि संदीप अगर तुम मेरी बात नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, तब मुझे यकीन होने लगा कि कहीं ये बात सही तो नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं उस लड़के से नीलम का छुटकारा करवा सकता हूँ। मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। मैं एक आध तांत्रिकों के पास में गया और उन्होंने पैसा भी लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़का लगातार नीलम के कमरे में आता था, धमकाता था, डराता था, सब कुछ। अब नीलम अब जैसे बेहोश हो जाती थी और उसके बाद पता भी नहीं चलता था कि नीलम के साथ में हुआ क्या है। बड़ा ही डरावना माहौल चल रहा था। दूसरा तांत्रिक, तीसरा तांत्रिक, तांत्रिक बदलते गए। आखिरकार एक बूढ़े तांत्रिक ने हमारी मदद की और कहने लगा बेटा ये इकलौता मामला नहीं है। जब मैंने उस घटना का जिक्र किया तो कहने लगा ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसे मामले मैंने बहुत देखे हैं। मामले आते रहते हैं, ऐसा होता है। मरने के बाद भी जो आत्मा तृप्त नहीं है, जो भूखी है, जो धोखा खाई हुई है, किसी को चाह रख रही है, किसी से प्रेम करती हो, उसके पास आने की कोशिश करती है और कई बार वो सफल भी हो जाती है। उसको पाने के लिए मरकर भी अब उसके पास पहुंच जाती है। जब उस तांत्रिक बाबा ने, बूढ़े तांत्रिक बाबा ने जब अपना व्याख्यान देना शुरू किया ना, तो मुझे लगा कि संसार अजीबोगरीब है। कोई मर कर के भी अपने अब आ सकता है किसी के पास में। और तब मुझे जाकर के पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है जो तांत्रिक बाबा बता रहे थे। और इसके बाद तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूँक किया, गले में एक ताबीज़ दे दिया था बना करके कि बेटी इसको अपने गले में डाल कर रखना और देखना इसका असर फौरन होगा। वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास में बिल्कुल भटक नहीं पाएगा। अगर तुम्हारे घर के आसपास भी आएगा ना तो उसकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे आसपास भी आ जाए। अब वाकई में ऐसा ही हुआ था। जब 3-4 महीना बीत गए, अब मैं तो हमेशा नीलम से पूछता रहता था कि नीलम तुम सही हो ना, वो सब तो नहीं हो रहा ना तुम्हारे साथ में। तब नीलम कहती कि ना अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद हम उस बाबा जी के पास भी गए थे। तब बाबा जी ने कहा कि मेरा जो यंत्र था काम किया है, अब वो लड़का कभी आएगा नहीं नीलम के पास में। ऐसा मैं यंत्र दिया हूँ बना करके।
अब वाकई यंत्र उनका कामयाब था। अब इसके बाद हमारी बारी थी। मैंने शादी का प्रस्ताव अब नीलम को दे दिया। नीलम को भी ऐसा लगता था कि ये सब घटना सुनने के बाद शायद मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा। रोने लगी, कहने लगी तुम जानते हो ना। तब मैं कहा हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। अब गलती से तुम तो प्यार नहीं करती थी। वो लड़का तुम्हारे पीछे जबरदस्ती पड़ा हुआ था। इसमें तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है। अब वो एक आत्मा था, जीता जागता इंसान नहीं था। कुछ नहीं है, हम शादी करेंगे अगर तुम तैयार हो तो। आखिरकार अब रोती हुई नीलम मेरी बाहों में आ चुकी थी। कहने लगी कि संदीप मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझसे शादी करोगे, ये सब घटना सुनने के बाद में। लेकिन तुम संदीप अलग मिट्टी के बने हो। तब मैं हंस पड़ा था। मैंने कहने लगा कि हाँ मैं कुछ अलग मिट्टी का हूँ। अब मैं तो कभी से कह रहा था कि नीलम हम शादी कर लेते हैं। अगर हम शादी कर लेते तो शायद ये घटना तुम्हारे साथ कभी घटती भी नहीं। उस लड़के का हिम्मत नहीं होता कि तुम्हारे पास आने का। तो दोस्तों ये थी संदीप जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी आप प्यार कीजिए ना। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरी मेल आईडी पर आप किसी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।